बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 सितंबर और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। और अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की जो पहली खबर आपके सामने रखनी है वो है कि पाकिस्तान के वजीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हैं, भले फॉर्म 47 के, लेकिन इस वक्त वजीर दिफा हैं। उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर। जी हाँ, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि उस रात जब अली अमीन गंडापुर गायब थे तो वो आईएसआई के पास थे। जी हाँ, ये पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पार्लियामेंट में खड़े होकर फ्लोर पर ऑन रिकॉर्ड कह दिया है, और जो पूरे पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर नशर भी हुआ है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने असल में तो अली अमीन गंडापुर की तहकीर करने की कोशिश की, लेकिन उस तहकीर में वो ये भूल गए कि वो वजीर दिफा हैं और वो जो कुछ कहेंगे वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। और इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने सूबे एक तीसरे बड़े सूबे के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को अगवा किया या ज़बरदस्ती अपने पास रखा, या उस वक्त जब वो गायब थे या उनका कुछ पता नहीं चल रहा था तो वो असल में आईएसआई के पास थे। ये आज ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बयान दागा है। उन्होंने कहा है कि सारी रात वो वहाँ पर आईएसआई से माफ़िया मांगते रहे। अब माफ़िया मांगते रहे कि नहीं माफ़िया मांगते रहे, इसका जो आप ये कहें कि नतीजा तो अगले दिन अली अमीन गंडापुर ने जो बार एसोसिएशन की मीटिंग के साथ पेशावर में वकला के साथ खिताब किया, जिसमें उन्होंने वाज़े पॉलिसी बयान दिए अपनी हुकूमत के बारे में, अपने बारे में और अपनी पार्टी के बारे में, वो तो सामने आ गया कि उन्होंने माफ़िया मांगी होंगी कि नहीं। लेकिन ये बात तो तय हो गई अब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के बयान के बाद कि उस रात अली अमीन गंडापुर जो थे वो आईएसआई के पास थे। अब ये वजीर दिफा कह रहा है, और माफ़िया मंगवाने की फिर कोशिश भी की गई होगी। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं वो अली अमीन गंडापुर ने अगर माफ़ी मांग ली होती तो वो तकरीर ना करते जो उन्होंने की। इसका मतलब है कि उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अब हालात जो हैं वो दगरगू हैं। लेकिन आईएसआई के पास अब जाहिर है या तो मुतल्लिका लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, कोर्ट मार्शल्स हों, या अब ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कार्रवाई हो अगर उन्होंने झूठ बोला है, क्योंकि वजीर दिफा ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर ये बयान दे दिया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जो मीडिया में बात की है उसके बारे में भी आपको बाद में बताते हैं, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ जो इम्पोर्टेंट नुक्ता उन्होंने भी आज उठाया है, उन्होंने भी ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर जिस रात गायब थे वो स्टैब्लिशमेंट की लाज रख रहे हैं, बता नहीं रहे कि उस रात क्या हुआ। ये इमरान खान साहब का भी बयान सहाफ़ी आज रिपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, जो वहाँ पर इमरान खान साहब से जेल में जिन्होंने उनसे बातचीत की, वो मीडिया कह रहा है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उस रात अली अमीन गंडापुर कहाँ थे जब गायब हुए थे, वो लाज रख रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की पूरी बात नहीं बता रहे। और फिर उन्होंने पूरी बात साथ ये भी बताई कि जलसे को किस तरीके से मुलतवी करवाया था, सुबह 7 बजे जेल खुलवा कर, और बैरिस्टर गौहर और आज़म सवाती साहब को इस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजा था, और उसके बाद धोखा दिया था ये कहकर कि 8 सितंबर को जलसे में कोई हम रुकावट नहीं डालेंगे, और फिर रुकावटें डाली गई। तो अब अगर इमरान खान साहब का लाज रखने वाला बयान, ख्वाजा आसिफ का बयान और तमाम इस सारी सिचुएशन का अगर एनालिसिस करें तो फिर लग रहा है कि वाकई इसमें गालिबन आईएसआई इन्वॉल्व थी, क्योंकि आप तो वजीर दिफा कह रहे हैं, और जो सूरत हाल आपके सामने आ रही है वो तो फिर यही बता रही है कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम कोई कानून नहीं है, जिसका ज़ोर चल रहा है वही उसके ऊपर ज़ोर चला रहा है। बहरहाल जी, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपके सामने रखनी है कि जो मतलूबा नंबर्स हैं वो पार्लियामेंट में पूरे करने की कोशिश की जा रही है। गालबन 14 या 16 नंबर कम है। उसमें जो फजल रहमान साहब की जमात है उनका भी बड़ा कलीदी किरदार है। मैंने जैसे कि आपको पहले रिपोर्ट किया था कि फजल रहमान साहब का वो जो डिक्लेरेशन या मेमोरेंडम या ख़त उन्होंने अपने मेम्बरान को भेजा था कि हमने इस पर वोट नहीं करना, मैंने आपको कल ही बता दिया था
उसमें थोड़ी सी झोल रखी हुई है मौलाना साहब ने, बवक्ते ज़रूरत मामलात को तब्दील करने के लिए उसके अंदर गुंजाइश रखी हुई है, और आज उस गुंजाइश से मुतल्लक उनका बयान आया है। कल का उनका बयान तो बहुत ही हौसला अफजा था, खुशाइन था कि वो किसी भी एक्सटेंशन के हक़ में नहीं है, भले वो चीफ़ जस्टिस की हो, भले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की हो। उन्होंने कहा कल को तो पार्लियामेंट भी एक्सटेंशन मांग लेगी, लेकिन आज उनकी जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो उस तरफ को जा रही हैं जिसका इशारा मैंने कल ही उस मेमोरेंडम को या उस ख़त को पढ़ के आपको बता दिया था। वो जो उसके अंदर झोल थी वो यही थी कि अभी हम इस पर सोच रहे हैं, अभी कुछ हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, जब हुआ तो आपको बता देंगे। तो आज वो हतमी फ़ैसले की तरफ कुछ मामलात चलते हुए कम अज़ कम हमें तज्ज़िये की हद तक नज़र आ रहे हैं, और वो क्या है कि आज मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बयान दिया है कि हम हर तरमीम को देखकर जायज़ा लेंगे। अगर जजेस जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि किसी को एक्सटेंशन दी जाए, बल्कि ये भी तो हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि सीनियर जज को ही चीफ़ जस्टिस बनाया जाए। हम ऐसी तरमीम भी कर सकते हैं जिसमें जूनियर जज को भी बनाया जा सकता है, और हाई कोर्ट्स के अंदर और जज लगाए जा सकते हैं, ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। यहाँ से ये लग रहा है कि वो जो हम आपको बता रहे थे काजी साहब को तो जनरल आसिम मुनीर साहब नहीं रखना चाह रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि काजी साहब और नवाज शरीफ भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से काजी साहब को रिटेन करें। दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर उनको फारिग करना चाहते हैं, और अब फजल रहमान साहब ने जो नया पैंतरा फेंका है उसके हिसाब से वो ये कहते हैं कि एक्सटेंशन नहीं होगी, लेकिन किसी भी सीनियर तरीन जज को ही ज़रूरी चीफ़ जस्टिस नहीं बनना, किसी और को भी बना सकते हैं, और इस तरमीम में हम वोट दे सकते हैं। इसका इंदिया मौलाना फजल रहमान ने दे दिया है। अब अगर ये होता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शायद यहाँ पर जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब को जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनवाना चाहते हैं, जो शायद वैसे तीसरे, चौथे या पाँचवें नंबर पर हैं, उनको वो चीफ़ जस्टिस बनवाना चाहते हैं। और वो ये तभी होगा अगर आइन में तरमीम की जाए और आइन को अमेंड किया जाए, और ये कहा जाए कि सीनियर मोस्ट जज की जगह पर कोई और भी जज हो सकता है। और इसके लिए फजल रहमान साहब ने आमादगी का इजहार कर दिया है आज के उनके बयान में, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि बारगेन होगी कितनी अच्छी होती है, और हम तवक्को तो यही करेंगे कि फजल रहमान साहब बारगेन ना करें। मेरी नेक ख्वाहिशात भी यही है, मेरी दुआ भी यही है, और हम सताइश भी करेंगे अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो। लेकिन जो मेरा तज्जिया है, जो मेरी आंख देख रही है, वो ये देख रही है कि वो वोट देंगे, और उनसे बात हो चुकी होगी। काजी साहब की एक्सटेंशन पर वो वोट नहीं देंगे, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस ना बनने पर असल में वो वोट देंगे। यही जनरल आसिम मुनीर चाहते हैं, यही फजल रहमान साहब चाहेंगे, और यही ये करने की कोशिश करने जा रहे हैं। बहरहाल आज ख्वाजा आसिफ ने यह ऐलान किया है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हो गए हैं, और अब हम ये जो बिल है ये पार्लियामेंट में ला रहे हैं, और इसके ऊपर अब हम कानून साजी करेंगे। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर फजल रहमान साहब इनको वोट दे भी देते हैं, फिर भी इन्हें मुतअद्दिद मेंबरान चाहिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेने पड़ेंगे अगर आइन की अमेंडमेंट करवानी है। अब देखते हैं वो कौन कौन है जो इमरान खान के नाम पर वोट लेता है और फिर उस वोट को बेचने की कोशिश करता है। हमारी तवक्को है, हमारी दुआ है, हमारी फील है कि कोई ऐसा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में कुछ नहीं कहा जा सकता। देखना पड़ेगा कि वो कौन से शोला बयां होंगे जिनके बारे में अब हुकूमत को ये एतमाद है कि वो हमें वोट दे देंगे, और ये आइन के अंदर तरमीम करके बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला आवर हो रहे हैं, और ये एक भरपूर किस्म की इन्होंने अपनी मनसूबाबंदी जो है वो पूरी की पूरी की है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जी। अगली खबर जो है वो जो MNAs गिरफ्तार हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 8 MNAs थे, उन जिनका जलसे से कोई लेना देना नहीं था, जिनकी जलसे की इंतज़ामिया के अंदर भी उनमें से ज़्यादातर MNAs का कोई लेना देना नहीं था, उनको गिरफ़्तार किया गया था। एक दिन रखा गया उनको जेल में। अब पार्लियामेंट लाजिस को सब जेल करार दे दिया गया 1 या 2 दिन के बाद ही। तो फिर आप गौर कीजिए कि इसमें से हासिल क्या किया हुकूमत ने। आप ज़रा पूरी बात के ऊपर गौर कीजिए कि सबसे पहले जो भी हुकूमत होती है या इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, वो हमेशा जो भी बुरा काम करना चाहती है उसकी बैड PR नहीं लेना चाहती, बैड ऑप्टिक्स क्रिएट नहीं करना चाहती। किसी को गिरफ्तार भी करना चाहती है तो ऐसे गिरफ्तार करना चाहती है कि बैड ऑप्टिक्स ना बने। लेकिन इस सारे अगर एपिसोड को देखें तो इसमें सिर्फ बैड ऑप्टिक्स है। मतलब आधी रात को या शाम के वक्त, रात के वक्त मेंबर पार्लियामेंट्स बाहर निकल रहे हैं और बाहर पुलिस पार्लियामेंट के अंदर लगी हुई है,
वो इनको गिरफ्तार कर रही है। उसके बाद कुछ पार्लियामेंट्स को कह दिया जाता है आप चले जाएं, आपको नहीं गिरफ्तार करना। कुछ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गौहर खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो सैकड़ों की तादाद में नहीं तो दर्जनों की तादाद में पुलिस वाले धक्के देते हुए साथ लेके जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत के साथ भी यही किया जाता है, शोएब शाहीन के ऑफिस से भी यही किया जाता है और अगले दिन जमानत दे के इनको छोड़ दिया जाता है। तो अगर छोड़ना ही था, इतना कच्चा काम था, तो फिर गिरफ्तार क्यों किया? इसका जवाब मैं अभी आपको देता हूँ। उसके बाद जो मेंबरान होते हैं उनको अगले दिन प्रोटेक्शन ऑर्डर भी स्पीकर साहब जारी कर देते हैं। अब अगर इसके अंदर हुकूमत शामिल हो या पीछे से इस्टेब्लिशमेंट शामिल हो तो ये प्रोटेक्शन ऑर्डर अगले दिन जारी नहीं होंगे। 8 दिन का रिमांड लिया जाता है। जस्टिस आमिर फारूक उसे पहले मुअत्तल करते हैं और आज उसे कैंसिल भी कर देते हैं। जी हाँ, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो रिमांड जो है वो कैंसिल भी हो गया, उसकी खबर भी आपको देते हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट उनको प्रोटेक्शन ऑर्डर देकर पार्लियामेंट लाया जाता है, जहां से जाहिर उनकी मीडिया कवरेज होगी। वो तकारीर करते हैं, उनके साथ कैसे किसने गिरफ्तार किया वो सारी तफसील बताते हैं और वो जाहिर है सोशल मीडिया पर हर जगह पर वो जाती है। और फिर उन लोगों को आखिरकार सब जेल पार्लियामेंट लॉजेस को बनाकर वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर अपने दिमाग की खिड़की खोलिए और गौर करने की कोशिश कीजिए कि इसमें से तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान हुआ और हुकूमत को क्या हुआ या इस्टेब्लिशमेंट को क्या हुआ। तो सामने नज़र आते हुए आपको पता चल रहा होगा कि ना तो हमारे मेंबरान को ज़्यादा दिन, जो कि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, जेल में रखा गया, ना कोई ऐसा जुल्म किया गया, ना कोई ऐसी लंबे चौड़े मुकदमे बनाए गए। 2-3 लोगों को तो अगले दिन सुबह ही छोड़ दिया गया और बाकी लोगों का रिमांड कैंसिल हो गया, उनकी भी 1 आध दिन में ज़मानत हो जाएगी। इस टाइम वो पार्लियामेंट लॉजेस में, जहाँ वो पहले थे वहीं पर हैं। तो फिर ये इतना गंद क्यों मचाया गया, ये आप अपने आप से सवाल पूछें। ये डाइवर्जन टेक्निक है। हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को डाइवर्जन चाहिए थी। और डाइवर्जन किस काम के लिए चाहिए थी? मुझे लग रहा है कि वो काम जो उन्होंने किया जिसके ऊपर बातचीत नहीं हुई, वो जिस तरीके से बलोच साहब जो हमारे MNA तांदलियावाला से, उनकी खाला, उनकी बीवी, उनकी बेटी, जवान बेटी को अगवा किया, एक घर में रखा और जब वो हाजिर हुए उनको नामालूम मकाम पर शिफ्ट किया। इसी तरीके से और MNAs के ऊपर काम हो रहा होगा। उनसे वोट लेने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा होगा और कोई और वारदात भी डालनी होगी इस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने, जिससे तवज्जो हटाने के लिए ये तमाम काम किया गया कि 8 MNAs को गिरफ्तार किया गया और फिर एक बेहुदा सा पर्चा दिया गया जो कि आपको ऐसे लगता है कि जैसे कहीं से प्रिंट आउट किया हुआ है। वो बेहुदा पर्चा किया गया और उस पर्चा करने के बाद मैंने आपको सारी दास्तान सुनाई कि उसमें से निकाला भी कुछ नहीं और उस केस को अब वो 1-2 दिन के अंदर फारिग हो जाएगा। तो ये सवाए डाइवर्जन टेक्निक के, सवाए ये तमाम की तमाम बेहूदगी के, और ये कुछ भी नहीं था। ये पूरी की पूरी एक डाइवर्जन टेक्निक आज की गई। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर इससे भी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब के जो रिमार्क्स थे वो अभी तक जो है उनकी बाज़गश्त जो है वो सहाफ़ियों के कानों में सुनाई दे रही है। आज जब बलोच साहब जो हमारे MNA हैं तांदलियावाला से, असद बलोच, उनके अगवा के बारे में आज जब सलमान अकरम राजा और पार्टी के दूसरे अकाबरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो सहाफ़ियों ने उनके सामने से माइक्रोफोन उठा लिए और वजह क्या बताई कि अली अमीन गंडापुर ने कुछ सहाफ़ियों को दलाल कहा था, तो हमें दलाल क्यों कहा गया है। अच्छा, बड़ी हैरानी की बात है, ये सहाफ़ी यहीं थे जब लोगों को अगवा किया गया और कुछ दलाल सहाफ़ियों ने उनके इंटरव्यूज़ लिए तो ये सहाफ़ियों ने बाइकाट नहीं किया। ये सहाफ़ी यहीं थे जब पंजाब में एक ऐसा बिल पास किया गया जो सहाफ़ियों की असल में शारक काट दी गई। इन्होंने नून लीग या किसी के सामने से माइक्रोफोन नहीं उठाए। ये सहाफ़ी यहीं थे जब अरशद शरीफ साहब को शहीद कर दिया गया और इन सहाफ़ियों ने किसी के सामने से अभी तक माइक नहीं उठाए। ये यहीं थे ये सारे दोस्त। लेकिन ये हो क्या रहा है, ये सहाफ़ी नहीं है, ये पीछे कुछ और है और कोई कुछ और करवा रहा है। अब तहरीक इंसाफ क्या करे? आशिर बाजवा जो एक बड़े अच्छे मुहक्किक हैं, रिसर्चर हैं सोशल मीडिया के, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इसके ऊपर राय दी है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को करना ये चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आजकल या मीडिया तो तहरीक इंसाफ का ही चलता है, तो तहरीक इंसाफ ये करे कि कुछ ओपन मीडिया हाउसेस को, प्राइवेट मीडिया हाउसेस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राइट्स दे दें और जो चैनल इनका बाइकआउट करे वो जब अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस डाले तो उनको स्ट्राइक किया जाए। अपने कंटेंट पर उनको स्ट्राइक किया जाए। स्ट्राइक का मतलब है कि उनकी कंप्लेन की जाए यूट्यूब को कि ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और फिर देखिएगा कि ये सारे मीडिया हाउसेस कैसे
रातों रात आपका बाइकआउट ख़त्म करते हैं, क्योंकि पैसा कमाने के लिए ये सोशल मीडिया के ऊपर आपका तमाम कंटेंट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ पर आपका बाइकआउट करते हैं। तो तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर इनका इलाज करना चाहिए। अच्छी तजवीज़ है, इस पर गौर करेंगे बिल्कुल पॉलिटिकल कमेटी में और कोर कमेटी में। ये आशिर बाजवा की बहुत ही अच्छी जो है वो मशवरा है। बहरहाल आज सलमान अकरम राजा साहब ने और आज जो दूसरे अकाबरीन थे, उन्होंने सारी रोयदाद सुनाई कि किस तरीके से असद बलोच की खाला, उनकी बीवी और उनकी जवान बेटी को उठाकर फैसलाबाद एक घर में रखा गया। जब तक उन्होंने अपने आप को पेश नहीं किया, उनको नहीं छोड़ा गया। जब उन्होंने अपने आप को नामालूम अफराद के सामने, ज़ाहिर है एजेंसीज़ के सामने पेश किया, तो उनके घर की ख़वातीन को छोड़ दिया गया और उन्हें नामालूम मकाम पर शिफ्ट कर दिया गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जी। अगली खबर है कि किस तरीके से आज पाकिस्तान के अंदर एक और कारनामा जो है वो सर अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। वो ये है कि लकी मरवत, जहाँ पर पुलिस और इंटेलिजेंस इदारे और हमारी फ़ौज आमने सामने है, मतलब कि पुलिस कह रही है कि फ़ौज को यहाँ से निकालें तो हमने काम करना है। ये आपकी समझ में नहीं आ रही होगी कि ये बात क्या हो रही है, लेकिन लकी मरवत की पुलिस आज 5वें रोज़ एहतजाज पे थी और एहतजाज का मुतालबा ये था कि यहाँ से फ़ौज को निकालें तो हमने काम करना है और हम ऑपरेशन करेंगे तो फ़ौज को नहीं बताएंगे। जो इन्फॉर्मेशन हम इनको देते हैं वो आगे लीक हो जाती है और जिस बंदे को पकड़ते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज आती हैं, कहती हैं ये हमारा सोर्स है, छुड़वा के ले जाती हैं। ये काम हम नहीं करेंगे। जब हम छापा मारने जाएंगे, कहीं पर किसी को पकड़ने जाएंगे तो इनको इन्फॉर्म नहीं करेंगे। ये लकी मरवत की पुलिस की डिमांड्स थी, जो कि आज कहा जा रहा है कि वो मान ली गई हैं। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, आज ये कहा जा रहा है कि वो डिमांड्स मान ली गई हैं और अब अगले 4-5 दिन में शहरी इलाकों से, ये जो खबर मैंने पढ़ी है इसके ऊपर हम मज़ीद बात भी करेंगे, पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो हट जाएगी वहाँ से और पुलिस मुकम्मल तौर पर वहाँ पर सिक्योरिटी का काम करेगी। और लकी मरवत की जो पुलिस है उसके ये मुतालबात कि फ़ौज यहाँ से चली जाए, इसको मान लिया गया है और इसको मानने के बाद अब धरना ख़त्म हो गया 5 दिन का और अब आप देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप सोच सकते हैं ये खबर जो मैं आपको दे रहा हूँ कि पुलिस का डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि फ़ौज को यहाँ से निकालो, फ़ौज को यहाँ से हटाओ तो हम काम करेंगे, हम उनके साथ अनसेफ फील करते हैं। वो टेररिस्ट जो हैं उनको छुड़वा देते हैं हमसे अपना सोर्स कह के। और दूसरी चीज़ें, ये ज़रा गौर कीजिए, इस चीज़ का इम्पैक्ट गौर कीजिए। और अभी ये लकी मरवत है, दूसरे अजला में खुदा न खास्ता ऐसा हो पूरे सूबे में। आज इमरान खान ने भी जेल में कहा है कि लकी मरवत की पुलिस जो है और केपी में पुलिस इन जनरल जो है वो तकरीबन बगावत की तरफ जा रही है मजबूर होकर, क्योंकि उनके मुतालबात जो हैं वो सुने नहीं जा रहे। ये मामला आपके सामने है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपको देनी है वो ये है कि इमरान खान साहब पर एक नया मुकदमा दायर करने की साजिश शुरू की है। वो उनका एक ट्वीट है, ये तफसीली मैं आपको सुबह के वीलॉग में बताऊंगा। सिर्फ इस टाइम यही बता देता हूँ कि मुन्ना मुनीफ फारूक साहब से ये इतला दिलवाई गई है कि इमरान खान साहब ने जो सकूत ढाका पर एक ट्वीट किया है और उस वक्त याया खान ने किस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान को, अवामी लीग को धोखा दिया अपना इक़्तिदार प्रलॉन्ग करने के लिए और अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान तोड़ दिया। ये आज इमरान खान ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा आज भी हालात कुछ ऐसे हैं कि अपना इक़्तिदार बढ़ाने के लिए लोग जो हैं वो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, लोगों पब्लिक के मैंडेट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और ये ट्वीट किया, किसी का नाम नहीं लिखा इमरान खान ने, किसी के बारे में इशारा नहीं किया। चोर की दाढ़ी में तिनका है इससे लगता है। अब मुनीफ फारूक ये बता रहे हैं कि फ़ैसला किया है स्टेट ने कि FIA इस पर कार्रवाई करेगी और मुकदमा दर्ज करेगी इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत का। ये समझ से बाहर है मेरी से कि जो इस मुल्क का मालिक है उसके ख़िलाफ़ बगावत का पर्चा कैसे कर सकते हैं। मालिक के ख़िलाफ़ तो बगावत का पर्चा नहीं होता। आप कहेंगे मालिक कैसे? ज़ाहिर है पाकिस्तान की 90% अवाम जिसको वोट देगी वही अवाम का रिप्रेजेंटेटिव होगा। अवाम मालिक है इस मुल्क की। जब अवाम अपनी मलकियत का ट्रस्ट किसी लीडर को देगी तो वही मालिक होगा इस मुल्क का। तो एक मालिक के ऊपर बगावत का मुकदमा कैसे होगा? और फिर इमरान खान का पता भी है कि वो आगे से टकरा जाता है, तो एक और हजीमत होगी। अगले व्लॉग में तफसील से ये खबरें रखेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।